हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 10 साइंस एंड इट इज़ फॉर डेट 18 सितंबर 2020। चैप्टर हमारा है धातु एवं अधातु और आज हम कुछ रिएक्शंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो अम्ल हैं उनके साथ में धातुएं किस तरीके से अभिक्रिया करती हैं। तो पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले है रिएक्शन धातुओं का तनु अम्ल के साथ। तो धातुएं जब तनु अम्ल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो एक लवण बनाती हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैसियस रूप में होता है, गैसीय फॉर्म में। ओके, तो धातुएं तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम के साथ में। तो सोडियम के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन किया तो इस अभिक्रिया में हमें क्या मिलते हैं? NaCl, ये एक लवण हो गया, NaCl और हाइड्रोजन गैस हो गया। सेकेंड एक एग्जाम्पल है जिंक का, यानी कि जस्ते का, वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ZnCl2 क्या है? ये लवण है, ठीक है, जस्ते का क्लोरीन के साथ। तो कॉपर जो है वो तनु अम्ल यानी कि तनु HCl के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि कॉपर जो है वो एक कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, तांबा, जस्ता और मैग्नीशियम को रखा गया है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। ये पॉइंट टू बी नोटेड है बच्चों, कि जब भी धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो HNO3 है, ये जो नाइट्रिक अम्ल है, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और ये क्या करता है, जो H2 उत्पन्न होती है ना थोड़ी बहुत भी, उसको ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत कर देगा यानी कि H2 के साथ में ऑक्सीजन जोड़ देगा और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो क्या बनेगा? वो जल में परिवर्तित हो जाएगा और स्वयं क्या करेगा? नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बदल जाएगा, या तो N2O बन जाएगा, NO या NO2 बन जाएगा और इसका अपचयन होता है। फिर अगली बात क्या है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज, ठीक है, ये तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करके H2 गैस को उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसा जो केस था कि नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होगी, वो मैग्नीशियम और मैंगनीज के केस में नहीं होता। उस केस में तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती ही है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि हमें एक सक्रियता श्रेणी दी हुई है कि ये कौन सी धातुएं किसके साथ रिएक्शन करेंगी, कौन सी कम अभिक्रियाशील है और कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। ये सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें सभी धातुओं को अक्रियाशीलता के बेसिस पर, के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। अब इस पिक्चर में आपको सक्रियता श्रेणी दी गई है। यहाँ आप सबसे ऊपर देखेंगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, और यहाँ घटती हुई अभिक्रियाशीलता हो रही है, नीचे जाते वक्त घट रही है अभिक्रियाशीलता, और नीचे आकर जब हमें लास्ट में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु मिलेगी, ठीक है। मैग्नीशियम से सीसा तक, अब मैग्नीशियम और सीसा ये रहा, मैग्नीशियम से सीसा यानी कि लेड, इस तक क्या होता है, ये जो धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती रहती हैं। लेकिन जब कॉपर से सोने तक आते हैं, कॉपर से लेकर सोने तक, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम अभिक्रियाशीलता करती हैं, बिल्कुल ही भी नहीं करती हैं कई बार तो। इसीलिए सिल्वर और गोल्ड के जो है ना हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। यही कारण होता है कि सोने जैसी धातुओं को आसानी से संचारित नहीं हो सकती वो, ठीक है, उनमें संचारण नहीं होता और ऑक्साइड भी नहीं बनते, ना तो उनकी सरफेस पे ऑक्साइड्स बनते हैं और ना ही वो संचारित होती हैं। तो इससे क्या होगा कि ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इसीलिए इनका प्रयोग ऐसी चीज़ों में किया जाता है जो बिल्कुल भी जो है ना ऑक्सीडाइज नहीं होती, ना ये संचारित होती हैं। जबकि जिंक होता है या एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी धातुएं क्या करती है, बहुत आसानी से ऑक्साइड्स बना लेती हैं अपने। और हाइड्रोजन एक गैर धातु है। यहाँ हाइड्रोजन आप देख रहे होगे कि हाइड्रोजन तो बीच में रह ही गया, वो ना तो ऊपर वाले बैच में आया ना नीचे वाले बैच में आया। तो हाइड्रोजन एक गैर धातु है बच्चों, और इसका जो इस्तेमाल है यहाँ सक्रियता श्रेणी में तो किया गया है, लेकिन ये सब धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में मदद करता है, ठीक है। अगला जो इसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। यानी कि हम किसका रिएक्शन कर रहे हैं इसमें? धातुओं का धातु के विलयन लवणों के द्वारा। अब इसमें एक तो धातु हम यूज़ करेंगे और दूसरा हम करेंगे धातु लवण का विलयन, किसी और धातु की लवण का विलयन। जैसे कि मैंने यूज़ किया कॉपर। कॉपर क्या एक धातु है, इसका लवण सपोज कीजिए मैंने ये बड़ा लवण ले लिया, इसका CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट का फिर मैं क्या करूँगी, एक सोल्यूशन बनाऊँगी,
ठीक है। यहाँ मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना लिया जो कि नीले रंग का होता है। ओके, अब इसमें मैं कोई और धातु डालने की कोशिश करती हूँ। ये तो CuSO4 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैंने किसी और धातु को इस्तेमाल कर लिया। सपोज करिए मैंने ले लिया आयरन, एक लोहे का मैंने धातु ले ली। अब धातु को मैंने सॉलिड फॉर्म में लेना है तो मैं लोहे की कील वगैरह ले लूँ, ठीक है बच्चों। तो वही जो है ना वो एक्टिविटी आपको इस पिक्चर में करवाई गई है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, धातु, कोई भी धातु ली मैंने, धातु ए ले ली और किसी धातु बी का मैंने लवण विलयन ले लिया, यानी कि उसका लवण और फिर उसका विलयन बना लिया। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ए लवण का विलयन मिलेगा मुझे, यानी कि इसका विलयन, ये जो धातु है वो इस बी की जगह ले लेगी और इसी का लवण विलयन बनेगा अब धातु ए का। और दूसरी जो धातु है बी धातु जो थी वो बिल्कुल सिंपली बाहर आ जाएगी, समझे। जैसे एग्जाम्पल पे देखेंगे, आयरन लिया मैंने, आयरन धातु ले ली, लोहा ले लिया और CuSO4 ले लिया मैंने, इसको एक्वस कर लिया। एक्वस लिखा हुआ है ना आगे, इसका मतलब क्या है, मैंने इसका विलयन बना लिया है। और FeSO4 जो है अब मुझे प्राप्त होगा FeSO4 इन एक्वस, यानी कि मुझे मिलेगा इस वाली धातु का, पहली वाली धातु का लवण का विलयन। और कॉपर जो धातु थी जिसका मैं लवण विलयन इस्तेमाल कर रही थी वो तो अलग ही हो गई। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आप देखो, मैंने कॉपर लिया और दूसरी धातु, कौन सी धातु ली मैंने यहाँ पे Ag। Ag क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है अर्जेंटम और इसको बोलते हैं हम सिल्वर। इसका जो कॉमन नेम है, लोकल नेम जो होगा वो सिल्वर यूज़ करते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हम बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो CuNO3 और ये जो है कॉपर का लवण बन गया और सिल्वर जो है वो अलग से निकल गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस में, ऐसी अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, उसकी जगह को अपनी जगह ले लेती है उसकी जगह पर। तो जैसे हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया था कॉपर सल्फेट का विलयन और इस परख नली में हमने लोहे की कील डाल दी, तो क्या होगा कि जो लोहे की कील है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर की जगह पर अपनी जगह बना लेगी, ठीक है। और इस विलयन का जो कलर है वो भी बदल जाएगा, अब वो नीला नहीं रहेगा। समझ आया आपको। तो ये किस वजह से है, ये भी हमने अपनी अभिक्रिया श्रेणी जो सक्रियता श्रेणी जो है ये पढ़ी थी ना, इसी की वजह से। तो इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा और कौन कम अभिक्रियाशील होगा। इस अभिक्रियाशीलता की जो ये श्रेणी है इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपने पहले भी कहीं देखी होगी, तो उस हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये है बेटा आपकी ये सीरीज़ जो है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। इसमें आप कैसे याद करोगे, जैसे ये है पोटेशियम और इसका सिंबल है के, तो हमने लिखा केदार, के से केदार हो गया, Na यानी कि नाथ हो गया, और फिर Ca कैल्शियम के लिए ये सिंबल है इसका, तो मैंने यहाँ लिख लिया का। मैग्नीशियम के लिए मैंने माली यूज़ कर लिया, एल्यूमिनियम के लिए आलू यूज़ कर लिया, जिंक जो होता है वो जस्ता होता है तो मैंने ज से ज़रा यूज़ कर लिया, Fe आयरन होता है, Fe से मैंने फीके यूज़ कर लिया, ठीक है। प्लम्बम ये जो होता है, यहाँ पे आप लेड कर लीजिए, ये मैंने साइंटिफिक नेम लिख दिया है, आप यहाँ लेड लिखिएगा, सीसा होता है ये, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सीसा, ठीक है। सीसा हो गया, तो मैंने इसको पकाता लिखा है क्योंकि ये Pb जो है ना इसका जो सिंबल है उसी से इसको प से पकाता लिखा है। H से हाइड्रोजन तो ह ही लिखा है मैंने, है। और ये हो गया कॉपर, कॉपर से मैंने कुछ नमक लिखा है, Hg जो होता है वो मरकरी होता है, ठीक है। हाइड्रोग्राम होता है इसका साइंटिफिक नेम, तो वहीं से Hg लिया गया है। Hg के लिए मैंने हींग यूज़ किया है, Ag के लिए मैंने अजवाइन यूज़ किया है, और Au के लिए और पड़ते, ठीक है। और से Au होता है ना जैसे, तो वहीं से इसको मैंने लिया है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, तो सेंटेंस आपको ये याद रखना है, इसको आप इजीली याद कर पाओगे। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ नमक हींग अजवाइन और पड़ते। तो नीचे वाले जो मेटल्स होंगे वो निम्न अभिक्रियाशील होते हैं और जो ऊपर वाले होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और इस तरीके से डाउनवर्ड्स ये घटती जाती है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, जैसे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या किसी भी अम्ल से रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती हैं, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लिखेंगे तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। प्रश्न से अपनी स्टेटमेंट लिख लेंगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है। अगला जो इसमें में प्रश्न है कि जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया बतानी है। तो जस्ता क्या होता है, जिंक होता है, जिंक को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन बतानी है। तो होगा क्या, इसमें जिंक का क्लोरीन के साथ लवण बनेगा, जिंक क्लोराइड,
ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस भी इसमें उत्सर्जित होगी। तो ये हो गई हाइड्रोजन गैस। ये ऊपर की तरफ का जो एरो होता है वो दर्शाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ है। अगला प्रश्न करें, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है? तो कॉपर हो गया हमारे पास और सिल्वर नाइट्रेट का घोल हो गया। तो इसमें क्या होगा, कॉपर अगर ज़्यादा उसके साथ ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा सिल्वर से, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो होगा क्या, चलिए देखते हैं, रिएक्शन में पता चलेगा। हमें चाहिए कॉपर, ये 2 का आंसर होगा कॉपर, और फिर सिल्वर नाइट्रेट का घोल चाहिए। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। ठीक है, अब अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का प्लेस ले लेगा, इसकी जगह ले लेगा। तो वो कहाँ आएगा, कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन में फिर हमें क्या मिलेगा, बाकी कौन बचा, Cu ने तो NO3 के साथ में ये मॉलिक्यूल बना लिया, ये लवण बना लिया। अब हमारे पास बची वो दूसरी धातु यानी कि सिल्वर, वो अलग से निकल आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये होगा रिएक्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था और कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में बहुत सारे छेद हो गए। जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखिए। तो इसे आप देखेंगे, अभी हमने किया था बच्चों, ये जो रिएक्शन थी इसमें भी क्या हो रहा था कि कॉपर सल्फेट में हमने आयरन की कील को जो है, नेल जो बोलते हैं हम, उसे रखा था। तो यहाँ पर आयरन ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अपनी कॉपर से जगह ले ली और वो खुद वहाँ जाकर बैठ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील हुआ। इसके लिए रिएक्शन क्या रहेगी, इस पूरी अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे हम, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हमने और आयरन लिया, ये हो गया कॉपर सल्फेट। तो अब हमें क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस कॉपर अलग से रहेगा। इसका मतलब हुआ कि आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील है और उसने कॉपर की जगह ली, कॉपर की जगह वो खुद आ गया, आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो यहाँ आपने देखा कि अब कॉपर में कॉपर की तो जगह ले ली आयरन ने, तो लोहे का बर्तन जो था उसके अंदर छेद तो होने ही थे, क्योंकि जो लोहे के बर्तन का अंदर लोहा था वो सारा तो यूज़ होने लगा, क्योंकि वो यहाँ से सारे एटम्स जो हैं उठ कर कहाँ जाने लगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को निकालने के लिए चल पड़े, और वो यहाँ पहुँच गए और यहाँ तो खुद जुड़ गए, FeSO4 बना लिया और कॉपर को अलग छोड़ दिया। अब आयरन तो यूज़ हुआ ही ना, तो लोहे के बर्तन में से आयरन निकलते गया और यहाँ पर क्या दिखाई देने लगे, छेद दिखाई देने लगे। ठीक है, तो इसके लिए आप आंसर में ये भी लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर की जगह लोहा ले लेगा, इसीलिए लोहे के बर्तन में भी छेद हो जाएंगे। तो इसकी अभिक्रिया हम लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इस सारणी का उपयोग करके धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में आप देख रहे हो यहाँ पर ABCD ये 4 धातुएं लिखी हैं और इनका रिएक्शन लिखा है, इनकी अभिक्रिया लिखी है कि आयरन सल्फेट के साथ A जो है कोई अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर सल्फेट के साथ वो विस्थापन करता है, यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ वो विस्थापन करता है। इसका मतलब हुआ कि वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ। अब बी जो है, बी क्या करता है, विस्थापन करता है, आयरन सल्फेट को विस्थापित करता है, यानी कि वो आयरन से ज़्यादा सक्रिय है ना। और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन दिया नहीं है, लेकिन जिंक सल्फेट के साथ वो कोई अभिक्रिया नहीं करता। सी और डी जो है वो कोई भी अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं और विस्थापन सिर्फ सी करता है, वो भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी कि वो सिर्फ सिल्वर से ही थोड़ा सा सक्रिय है। जिंक और कॉपर और आयरन से सक्रिय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डी जो है वो किसी से भी सक्रिय नहीं है। अगर वो इन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता, इसमें कौन है, आयरन धातु है, इसमें कॉपर धातु है, इसमें जिंक है और इसमें सिल्वर है, अगर वो इन चारों में से किसी से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील होता या सक्रिय होता तो वो इन अभिक्रिया में ज़रूर भाग लेता, इनको डिस्प्लेस भी करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो डी जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम सक्रिय धातु है। इसके बाद सी की बारी है। तो सी क्या करता है बच्चे कि सी सिर्फ यहाँ पर AgNO3 के साथ यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ ही अभिक्रिया करता है, तो इसका मतलब इससे ऊपर सी आएगा। फिर ए जो है, ए भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन बी जो है वो बी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैंने एक आपको रफ बना के दे दिया, ये सीरीज़ आ गई कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सक्रिय है इन चारों में से और कौन सा नहीं है, कौन सा कम है। अब प्रश्नों के उत्तरों में देखते हैं क्या लिखेंगे, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसी सीरीज से आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट पार्ट का। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, वो है बी धातु।
क्वेश्चन नंबर 2, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट में से बी जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या रहेगी? हमने लिया, ये दोबारा बताती हूँ मैं इसको अच्छे से आपको। कॉपर सल्फेट या फिर हम ले सबसे पहले धातु बी धातु ली और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। तो कॉपर से बी धातु जो है, ये बी हमने एक सपोज किया है कि धातु का नाम बी है, तो वो कॉपर की जगह ले लेगा, BSO4 बनेगा और Cu जो है वो अलग निकल आएगा। तो ये रिएक्शन रहेगी इसकी। समझ आया आप सभी को? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में आपने व्यवस्थित करना है। तो अभी हमने वो रफ जो अपनी सीरीज़ बनाई थी वही यहाँ पर काम आएगी और आप लिखेंगे कि जो इनका घटते हुए क्रम में जो अभिक्रियाशीलता है वो इस तरीके से लिखी जाएगी बच्चों। कैसे लिखेंगे? हमने ये वाली सीरीज़ बनाई थी, तो घटते हुए क्रम में लिखना है। यहाँ D आ जाएगा तो लिखेंगे B, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है A से, फिर आएगा C का नंबर और फिर आएगा T का नंबर। तो ये रहेगी आपकी सीरीज़ अभिक्रियाशीलता की। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट थी और दैट्स फॉर आपको क्या करना है कि जो मैंने आपसे 1-2 सवाल पूछे हैं उनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और अपनी इस वर्कशीट को अच्छे से करिए। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में बच्चों।